नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हम लोग बात कर रहे थे अपने 7वें मॉड्यूल, ठीक है, जिसका नाम था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो उसमें हमने एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। रजिस्टर हमारा हो गया है। अभी हम लोग इंडक्टर पढ़ रहे थे। तो जो हमारा इंडक्टर कंपोनेंट होता है वो पैसिव में आता है, ठीक है। इंडक्टर काम क्या करता है उसको हमने देख लिया है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के जो इंडक्टर होते हैं उनके कोर के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है, यानी बांटा गया है, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम लोग पढ़ रहे थे कोर के आधार पर उनके इंडक्टर के प्रकार। अभी कुछ और विशेष प्रकार के इंडक्टर हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारा इंडक्टर के कुछ विशेष प्रकार हैं, उसको देखते हैं। क्या है हमारा, बोला कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ विशेष एक प्रकार के प्रेरक प्रयुक्त होते हैं जिन्हें थिन फिल्म इंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। यानी एक और थिन फिल्म नाम का इंडक्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बोला कि ये प्रेरक धातु की पतली फिल्में हैं जो सिरेमिक या एपॉक्सी बेस पर कुंडली के रूप में जमा होती हैं। ये छोटे आकार में होते हैं और इन प्रेरक का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। तो नाम से है थिन फिल्म इंडक्टर, ठीक है। थिन फिल्म है तो जाहिर सी बात है इनकी संरचना क्या होगी, पतली फिल्म से बनाया जाता है, ठीक है। तो धातु की क्या होती हैं, पतली फिल्में होती हैं जो किसी बेस पर क्या होती है, हमारा इकट्ठा होती हैं या जमा होती हैं। अब ये क्या है, थिन फिल्म है तो इनका मान भी क्या होता है, कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। आगे हमारा दूसरा है कॉपर ट्यूब इंडक्टर, ठीक है। बोला कि उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर की स्किन में धारा प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है, इसे स्किन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। एक चीज होता है हमारा स्किन इफेक्ट, जो हमारे कंडक्टर में पाया जाता है, जो हमारे चालक में पाया जाता है। होता क्या है कि जब भी चालक से करंट हमारा गुजर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे हमारा क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है। यानी जो कंडक्टर का मैक्सिमम भाग होता है, बीच वाला कोर होता है, वो क्या होता है, खाली रह जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कंडक्टर हो गया, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, आउटर सरफेस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो बीच वाला ये वाला एरिया खाली हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, मेटल हमारा हरास हो गया, उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे आउटर सरफेस पे घूम रहे हैं, यानी वहां से ट्रेवल करते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है हमारा स्किन इफेक्ट। अब इस स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम करने के लिए इंडक्टर में क्या किया जाता है कि इसीलिए उच्च आवृत्ति और उच्च पावर अनुप्रयोगों में ठोस तांबे के तार के स्थान पर खोखले कॉपर के ट्यूब कुंडली प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठोस तांबे के तार का उपयोग ना करके कॉपर के ट्यूब का उपयोग किया जाता है, किसमें, कुंडली के रूप में, क्या बनाने के लिए, इंडक्टर बनाने के लिए। तो इसीलिए इसमें यूज हो रहा है कॉपर ट्यूब, यानी खोखला कॉपर का तार यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं कॉपर ट्यूब इंडक्टर, ठीक है। आगे हमारा वेरोमीटर। वेरोमीटर क्या होता है, यह भी एक प्रकार का इंडक्टर है। केवल एक ही एंटीना का उपयोग करके विभिन्न रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न तरंग लंबाई को रिसीव करने के लिए एंटीना की विद्युत लंबाई को परिवर्तित करना होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये जो हमारा वेरोमीटर होता है ये एक ही प्रकार के एंटीना से बनाया जाता है। ये करता क्या है, ये विभिन्न रेडियो फ्रीक्वेंसी और अलग अलग तरंगों की लंबाई को क्या करता है, रिसीव करता है। अलग अलग तरंग की लंबाई और अलग अलग फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये रिसीव करता है। और उसकी जो एंटीना की लंबाई होती है उसको क्या करना होगा, हमको परिवर्तित करना होगा, तब वो अच्छे से क्या करेगा, उसको रिसीव कर पाएगा। आगे है, इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवर्ती प्रेरक को बेरोमीटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह के तरंगों को रिसीव करने के लिए जो भी हमारे पास इंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती होता है, यानी इसके मान को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बेरोमीटर। आगे हमारा प्रेरक में ऊर्जा का संचयन, ठीक है। प्रेरक में ऊर्जा का संचयन कैसे होता है, प्रेरक में ऊर्जा का संचयन होता है, उसको देखते हैं कैसे होता है। बोल रहा है ऊर्जा संचयन क्या है, एनर्जी स्टोर है। एक प्रेरक धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करता है। ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा निम्नानुसार व्यक्त की जाती है, ठीक है। एक समीकरण है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, हमारा जो संग्रहित ऊर्जा है उसको व्यक्त किया जाता है। अब क्या है कि ऊर्जा का संचयन कैसे होता है, जब भी किसी प्रेरक में धारा प्रवाहित होती है तो जो ऊर्जा का स्टोर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मेट में होता है। तो उसके लिए एक हमारा फार्मूला होता है या समीकरण होता है, W बराबर 1/2 Li², ठीक है। ये क्या हमारा एक फार्मूला है। इस फार्मूले से क्या होता है, फॉर्मेट में क्या होता है, हमारा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में।
अगला है हमारा स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है हमारा स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल? बोला कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक स्टेशनरी कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो विद्युत चुंबक के फैराडे के नियम का पालन करते हुए प्रेरित ईएमएफ को स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जब भी कंडक्टर में हम लोग करंट प्रवाहित कराते हैं, है ना, तो क्या होता है, बोला कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक स्टेशनरी क्या होता है, कंडक्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुंबक के फैराडे के नियम के अनुसार या उसके नियम का पालन करते हुए कहा जा सकता है कि जो प्रेरित ईएमएफ है और कंडक्टर हमारा स्थिर अवस्था में है, तो इसलिए उसको क्या, जो भी ईएमएफ उसमें प्रेरित होता है उसको बोलते हैं स्थैतिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करा जाता है, कहा जाता है। बोला कि नीचे बताए गए दो प्रकार के स्थिर रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल हैं। हमारे कौन कौन से हैं दो प्रकार के प्रेरित विद्युत वाहक बल? पहला है हमारा समान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा है निकट कुंडली में उत्पन्न पारस्परिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अगर किसी एक ही कुंडली में क्या हो रहा है, हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन या स्वतः उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर किसी एक कॉइल के द्वारा दूसरे किसी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या इंड्यूस होता है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, कि एक कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसके कारण दूसरा में भी उत्पन्न हो गया। तो ये दो प्रकार के हमारे क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल हैं। एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला है हमारा स्वाप्रेरण, जिसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, स्वाप्रेरण क्या होता है देखते हैं। जब किसी चालक में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है और धारा आवर्त रूप से दिशा परिवर्तन करती है, तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और किसी भी क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा से क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब किसी चालक में क्या होता है, हमारा प्रत्यावर्ती धारा हमारी प्रवाहित होती है, तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलता है। तो क्या हो गया हमारा एसी का, हमारा ये क्या हो गया, फेज डायग्राम हो गया। एसी इस तरह से ट्रेवल करती है, एक बार पॉजिटिव में जाती है, पीक पे जाने के बाद फिर वापस नेगेटिव में आती है, फिर पॉजिटिव में जाती है, फिर नेगेटिव में आती है, फिर पॉजिटिव में आती है, फिर नेगेटिव में जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलता रहता है। एक बार प्लस में जाता है तो एक बार माइनस में जाता है। वही बोल रहा है कि अगर किसी चालक में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा आवर्त रूप से क्या होती है, हमारी परिवर्तित होती रहती है या परिवर्तन करती है अपनी दिशा का। तो इससे क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा में भी क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है। मान लीजिए इसके कारण कोई कॉइल है हमारा इस तरह का, ठीक है, यानी अगर इसमें क्या है, हमारा कोई कॉइल लपेटा गया है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मान लीजिए अभी उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, अगर उसका धारा की दिशा बदल गई तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो इससे कहा जा सकता है कि जब भी किसी चुंबकीय किसी प्रत्यावर्ती धारा जब किसी कंडक्टर में अप्लाई किया जाता है यानी इसमें प्रवाहित होता है, तो धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। अगर धारा की दिशा बदल रही है तो धारा के कारण जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, हमारी बदल जाती है। बोला है कि किसी भी क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा से क्या होती है, निर्धारित करी जाती है। आगे बोल रहा है हमारा, आगे है कि पूर्ण चक्र में चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है और फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब भी एक पूरा साइकिल हमारा करंट या धारा हमारी करती है तो उससे क्या होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, या फिर विपरीत दिशा में बनता है और फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य से बनना शुरू होता है तो बल या फ्लक्स रेखाएं चालक के केंद्र से बाहर की ओर क्या होती हैं, प्रसारित होती हैं। मान लीजिए कोई एक चालक है हमारा, अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या बनता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब इसमें बनता है ना, तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें बन रहा है जब इसमें क्या होती है, हमारी धारा प्रवाहित करी जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जब हमारा पूर्ण चक्र जब होता है
तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है और फिर क्या होता है, समाप्त होता है, जैसे हमारा चक्र खत्म होता है। उसके बाद यह फिर क्या होता है, दूसरी दिशा में बनता है और फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है कि शून्य से बनना शुरू होता है, तो बल या फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं वो चालक के से क्या होते हैं, केंद्र से बाहर की ओर क्या होती हैं, प्रसारित होती हैं। यानी यहाँ पर अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न शुरू होता है तो इसके सेंटर से होकर कहाँ तक जाती हैं, बाहर की तरफ हमारी क्या होती है, प्रसारित होती है। जैसे जैसे वे बाहर की ओर प्रसारित होती हैं, उन्हें चालक के माध्यम से क्या होता है, विच्छेदित किया जाता है, विच्छेदित होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बाहर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो चालक के माध्यम से क्या होते हैं, विच्छेदित होते हैं या अलग अलग होते हैं। जैसे तालाब में कभी एक कंकड़ डालो तो क्या होता है, सेंटर से एक तरंगे निकलती हैं और वो बाहर की तरफ क्या होते हैं, विच्छेदित होती हैं किस केंद्र से। आगे बोल रहा है कि फैराडे के नियम के अनुसार चालक में एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि एक बार चुंबकीय क्षेत्र बनता है फिर समाप्त हो जाता है, निगेटिव डायरेक्शन में फिर से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और फिर से समाप्त हो जाता है, तो इस तरह से जब भी होता है तो फैराडे का नियम लगता है। उस नियम के अनुसार क्या होता है कि चालक में एक क्या होता है, हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस तरह जब चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और फ्लक्स रेखाएं चालक के माध्यम से फिर से विच्छेदित होती हैं और एक विद्युत वाहक बल एक बार फिर से प्रेरित होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, कि जब चालक में क्या हुआ, सेल्फ इंडक्शन बेसिकली कहते किसको है, कि चालक में जब क्या हुआ, हमारा धारा उसमें दी जाती है तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब पॉजिटिव में जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है और वो क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ क्या होता है, हमारा विच्छेदित होता है, फिर समाप्त हो जाता है। निगेटिव में जाती है तो फिर से धारा की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका दिशा बदल जाता है, फिर उत्पन्न होता है और सेंटर से बाहर की तरफ विच्छेदित होता है। इस तरह की घटना जब होती है तो उसमें क्या होता है, फैराडे के नियम के अनुसार चालक में क्या होता है, हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जब ये विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इसी घटना को हम क्या बोला जाता है, हमारा कि सेल्फ इंडक्शन हो रहा है किसी भी चालक में। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। जब किसी चालक में विद्युत धारा दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, समाप्त होता है, बनता है, समाप्त होता है, तो उसके कारण क्या होता है, फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसमें प्रेरित हो जाता है। इसे बोला जाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारा क्या है, डायग्राम है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। कोई एक कंडक्टर है इसमें, ठीक है, जैसे ही इसमें हम लोग पावर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, एक बार पॉजिटिव में जाती हैं, एक बार निगेटिव में जाती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उसके कारण कुछ सामान्य सा वोल्टेज हमको देखने को मिलता है। इसे बोला जाता है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगला हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस एक परिपथ में धारा के प्रवाह के परिणाम में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक विद्युत परिपथ या उपकरण का क्या है, विद्युतीय अभिलक्षण है। तो इंडक्टर होता है, इंडक्टर का एक गुण होता है जिसको बोला जाता है इंडक्टेंस। अब इंडक्टर का गुण क्या होता है कि जब मान लीजिए वो किसी परिपथ में लगा है तो परिपथ में अगर करंट का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है, इसी गुण को क्या बोला जाता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस बोला जाता है। या अगर इंडक्टर की जगह पर नहीं, जिस भी अवयव में ये गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि विद्युतीय अभिलक्षण है किसका, किसी भी उपकरण का, जो क्या करता है, उसके धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। आगे वे उपकरण जो किसी परिपथ में इंडक्टेंस प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंडक्टर या प्रेरक कहलाते हैं। प्रेरक को चोक या क्वाइल और रिएक्टर के रूप में भी जाना जाता है। प्रेरक जो होते हैं प्रायः तार से निर्मित क्या होती है, हमारी कुंडलियां होती हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग प्रेरक, एक तार लेते हैं उसका उसे क्वाइल के रूप में इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम लोग प्रेरक बनाते हैं। इसी बोला जाता है हमारा प्रेरक बोला जाता है। अगला हमारा इंडक्टेंस को निर्धारित करने वाला कारक। ठीक है, इंडक्टेंस को कौन कौन से कारक हमारे निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पर 4 कारक दिए हैं। उन 4 कारक के द्वारा किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस का मान क्या होता है, हमारा निर्धारित होता है। जैसे पहला है कोर पारगम्यता या चुंबकशीलता का प्रकार। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब भी हम कोई इंडक्टर बनाते हैं तो उसको किसी न किसी कोर पर हम लोग लपेटते हैं, तो कोर का जो पारगम्यता होती है वो भी क्या करती है, डिपेंड करती है इंडक्टेंस का मान बताने के लिए। दूसरा है हमारा कुंडली एन में तार के फेरों की संख्या, जो हमारी कुंडली है उसके तार के कितने फेरे लगाए गए हैं, कितने फेरे बनाए जा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है किसी भी इंडक्टर का उसका इंडक्टेंस। तीसरा है तार के फेरों के बीच की दूरी। मान लीजिए कोई इंडक्टर है, इसके तार के फेरों के बीच में कितनी दूरी है हमारा, उस पर भी क्या करता है, हमारा निर्भर करता है। जैसे इस फेरे और इस फेरे के बीच में क्या है, पर्याप्त डिस्टेंस है। अभी मान लीजिए कभी हमने एक ऐसा इंडक्टर बना दिया तो क्या है, 2 फेरों के बीच की दूरी क्या है, कम है।
तो फेरों के बीच की दूरी भी क्या करती है, हमको इंडक्टेंस का मान उसका बताती है, उसका प्रभाव पड़ता है उस पर भी। आगे चौथा हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुंडली के कोर का व्यास। मान लीजिए जो हमारी कॉइल है, जो हमारा कॉइल है, इसका व्यास कैसा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा इंडक्टेंस का मान। क्षेत्रफल अगर बड़ा है तो इंडक्टेंस का मान बड़ा होगा, क्षेत्रफल का मान कम है तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। कौन सा क्षेत्रफल, जो हमारा कॉइल है उसके तार का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे है तार की कुंडली में इंडक्टेंस की मात्रा कुंडली के भौतिक संरचना से प्रभावित होती है। अब इसमें एक बोल रहा है कि तार की जो कुंडली है उसकी भौतिक संरचना क्या है। मान लीजिए जो हमारा कोर है ना, हाँ वही चीज बताया कि यहाँ पे जो कोर होता है उस पर भी डिपेंड करता है फेरों की संख्या पे और तारों के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन सब चीजों पर क्या करता है, हमारा निर्भर करता है। तो एक एक चीज को हम लोग देख लेंगे, कोर कैसे निर्भर करता है। बोला कि यदि कोर कठोर स्टील की बजाय सॉफ्ट आयरन का उपयोग कोर पदार्थ के रूप में किया जाता है तो कुंडली में अधिक इंडक्टेंस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोर हम बना रहे हैं, इंडक्टर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोर चाहिए। कोर में अगर हम स्टील के बजाय में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्ट आयरन की वजह से क्या होता है, हमारा कुंडली में इंडक्टेंस का मान क्या होता है, हमारा अधिक होता है। यदि सभी कारक समान है तो आयरन एक कोर प्रेरक में एक एयर कोर प्रेरक की तुलना में अधिक इंडक्टेंस देता है। ठीक है, तो एक कोर होता है, एक इंडक्टर हम लोग बनाते हैं जो बिना कोर का बनाते हैं, यानी एयर को कोर के रूप में हम लोग मान के चलते हैं और एयर कोर प्रेरक बनाते हैं। तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन का जो आयरन कोर का प्रेरक होता है उसका इंडक्टेंस का मान अधिक होता है एयर कोर के प्रेरक की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी कुंडली का या किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस का मान। अगला है दूसरा हमारा फेरों की संख्या। क्या है हमारा, फेरों की संख्या। अब नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे, प्रेरक में अधिक फेरों से उसका इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक फेरा प्रेरक को अधिक चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो किसी भी इंडक्टर में जितना भी कॉइल का फेरा हम लोग बनाते हैं उससे क्या होता है, इंडक्टेंस का मान क्या होता है, हमारा अधिक हो जाता है। अगला है हमारा तीसरा, तार के फेरों के बीच की दूरी। ठीक है, मान लीजिए कि जब हम लोग इंडक्टर बना रहे हैं तो उसमें कॉइल के कई सारे फेरे लगते हैं, तो एक फेरा और दो फेरा के बीच में जितनी दूरी होती है उससे क्या होता है, दूरी अगर ज्यादा होगी तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो दूरी ज्यादा है तो इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे एक और कॉइल बनाया गया, एक और हमारा इंडक्टर बनाया गया, इसमें क्या है, फेरों के बीच की दूरियां क्या है, हमारी कम है। तो फेरों के बीच की दूरी अगर कम है तो क्या होगा, हमारा जो इंडक्टर का मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो बोल रहा है जब किसी कुंडली में तार के फेरों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो कुंडली में इंडक्टेंस का मान कम हो जाता है। व्यापक दूरी वाले फेरों के साथ आसन्न फेरों से कई फ्लक्स रेखाएं एक साथ नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, तो वही है कि दूरी अगर बढ़ा देंगे दो फेरों के बीच में तो क्या होगा, उसका इंडक्टेंस का मान कम हो जाएगा। अगर दूरी कम करेंगे तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, हमारा अधिक बढ़ जाता है। अगला है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बोला कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि समान संख्या में फेरों वाले पदार्थ के लिए अधिकतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ इंडक्टेंस अधिकतम होगा और न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। मान लीजिए जो हमारा वायर है अगर उसमें क्या है, फेरों की संख्या सेम है, कंडक्टर भी सेम है, तो अगर कंडक्टर का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंडक्टर का मान हमारा ज्यादा होगा। अगर जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, हमारा कम होगा। ये चारों चीजें हैं जिससे क्या होता है, डिपेंड होता है किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस का मान। इन चारों चीजों को बैलेंस करके हम क्या करते हैं, अपना एक या अपने स्वरूप या अपने अनुरूप जो उपयोग में आने वाले हैं उस तरह के इंडक्टर का हम लोग निर्माण करते हैं। आगे है स्वप्रेरक का प्रतीक और मात्रा। विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरित करने के लिए कुंडली या चालक का गुण जब इसके माध्यम से धारा परिवर्तित हो रही हो तो इसे कुंडली को केवल प्रेरक का स्वप्रेरण कहा जाता है। प्रेरण के लिए अक्षर प्रतीक एल, इसकी मूल इकाई क्या है, हमारा हेनरी है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेरण है वही हमारा स्वप्रेरण का भी क्या होता है, प्रतीक होता है, जिसको बोला जाता है एल। एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रेरण का प्रतीक हो गया वो एल हो गया और इसका जो मात्रक होता है इसको हेनरी बोला जाता है और एच से क्या किया जाता है, प्रदर्शित करा जाता है। अब एक हेनरी होता क्या है, एक हेनरी क्या होता है, एक कंडक्टर या कॉइल में एक हेनरी एक इंडक्टेंस होता है। यदि 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलने वाली धारा 1 वोल्ट का प्रेरित वोल्टेज क्या करती है, उत्पन्न करती है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर धारा में अगर 1 एम्पियर प्रति सेकंड के दर से परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण हमारा 1 वोल्ट का अगर ईएमएफ यानी विद्युत वोल्टेज प्रेरित होता है
तो क्या होता है उसका मान 1 इंडक्टेंस होता है, जिसको 1 हेनरी बोला जाता है। ये हो गया हमारा हेनरी। अगला हमारा दूसरा पारस्परिक इंडक्शन, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल एम से। क्या बोला जाता है इसको? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है, दो हमारे प्रेरक होते हैं या दो हमारी कॉइल होती हैं, जिसका नाम होता है L1 और L2। ठीक है, इस तरह से हम दो कॉइल को रखते हैं, चाहे हम इस तरह से रख दें चाहे हम इस तरह से रख दें। दो स्थिति में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। और जब इसमें एक कॉइल को हम लोग विद्युत देते हैं तो क्या होता है, एक कॉइल में विद्युत देने की वजह से दूसरे में क्या होता है, हमारा ईएमएफ हमारा सेल्फ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि जब दो प्रेरक L1 और L2 के एक दूसरे के समीप रखा जाता है, कि जैसा कि चित्र में रखा गया है A और B में, तो दोनों कुंडली विद्युत संपर्क में नहीं है, परंतु दोनों कुंडलियां चुंबकीय रूप से क्या है, परस्पर युग्मित कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिस तरह से जो हमारी दो कुंडलियां रखी गई हैं, दो हमारे इंडक्टर रखे गए हैं L1 और L2, ये दोनों क्या है, विद्युतीय रूप से आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसमें अगर हम एक कॉइल में विद्युत सप्लाई देते हैं तो उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा उत्पन्न होता है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसके कारण जो हमारा दूसरा कॉइल होता है उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, और उसमें भी क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट क्या होता है, जनरेट होने लगता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें वोल्टेज सप्लाई हमने दिया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हमारा कॉइल लगाया गया है, और इसके कारण क्या हुआ, इसमें चुंबकीय फ्लक्स हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं। अब इस चुंबकीय फ्लक्स बना हुआ है, अब इसके समीप हमने क्या किया, एक और इंडक्टर को जब हमने इसमें रख दिया है, ठीक है, इसमें जब रख दिया तो क्या हुआ, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इस वाले इंडक्टर पे भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो ये वाला हमारा इंडक्टर है, जो ये वाला हमारा कॉइल होता है, इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बनने लगता है। जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स बनने लगेगा तो इसमें भी क्या होता है, हमारा एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। क्या हो जाएगा, इसमें भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, हम जब इसके आउटपुट पर देखते हैं तो हमें एक वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसको V2 बोला जाता है। और अगर इसमें हम कोई लोड लगा देते हैं तो लोड जैसे ही लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा धारा भी बहने लगती है, तो इसको धारा को बोल दिया जाएगा हमारा I2। ठीक है, तो यही सिद्धांत है हमारा इसका काम करने का। तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक इंडक्शन। एक के समीप लाने से दूसरे कॉइल में अगर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है, या पारस्परिक इंडक्शन बोला जाता है। इसको और एक शब्द बोलते हैं अन्योन प्रेरण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये एक पोजीशन हो गया इसको रखने का। इस तरह से हम इसको एक और पोजीशन में रख सकते हैं, यानी दोनों कॉइल को बगल बगल में रखेंगे तो एक में जब सप्लाई देते हैं तो दूसरे में भी क्या होता है, हमारा ईएमएफ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या दिया है। बोला है कि कुंडली L1 में परिवर्तित धारा I1 न केवल L1 में एक विद्युत वाहक बल V को प्रेरित करती है, बल्कि L2 में भी वोल्टेज V2 को प्रेरित करती है। ठीक है, तो जब इस तरह से रखा जाता है तो क्या होता है, जब इसमें L1 में हम लोग सप्लाई देते हैं तो ऐसा नहीं है कि L1 में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके समीप रखे जाने की वजह से L2 में भी क्या होता है, वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। बोला कि L2 में प्रेरित वोल्टेज V2 एक धारा I2 का कारण बनती है, जो L2 के समीप के परितः अपना स्वयं का परिवर्ती फ्लक्स स्थापित करता है। ठीक है, तो L2 में जो वोल्टेज जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, इसमें एक धारा बनती है, और इस धारा के कारण क्या होता है, इसमें भी स्वयं का एक क्या होता है, परिवर्ती फ्लक्स बनने लगता है, यानी उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं जो परिवर्ती होते हैं। आगे है फलस्वरूप यह न केवल L2 में स्ववोल्टता को प्रेरित करता है, बल्कि L1 में एक अतिरिक्त वोल्टेज भी क्या करता है, हमारा प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, L2 में स्वप्रेरण होने लगता है, उसके साथ साथ L1 में भी क्या होता है, एक अतिरिक्त वोल्टेज हमारा प्रेरित हो जाता है। आगे बोला है अर्थात एक कुंडली में परिवर्तित धारा समीप की दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी एक कुंडली में क्या होता है, धारा परिवर्तित धारा अगर उसमें फ्लो हो रहा है, तो अगर उसके समीप कोई दूसरी कुंडली रखी है तो उसमें भी क्या होता है, हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। मेन इसका यही कहने का मतलब है। इस कारण को, इस प्रभाव को अन्योन प्रेरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो घटना होती है, जो ये प्रभाव होता है, इसको क्या बोला जाता है, अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। आगे बोला कि चित्र में दोनों कुंडलियां L1 और L2 स्व इंडक्टेंस M के अतिरिक्त एक अन्योन प्रेरण L को भी क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो दोनों कुंडली में क्या स्व प्रेरण तो उत्पन्न होता ही होता है, लेकिन साथ में पास पास होने की वजह से क्या होता है, इसमें अन्योन प्रेरण भी उत्पन्न होता है, जिसको L कहा जाता है। ठीक है, स्वप्रेरण यानी L होता है, और जो अन्योन प्रेरण होता है वो M होता है। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण भी क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है।
आगे है अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण की भांति हेनरी की इकाइयों में क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अन्योन प्रेरण होता है वो भी क्या है, हेनरी से ही उसको हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा जो अन्योन प्रेरण है, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, वो क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, वही बोल रहा है कि एक कुंडली में अगर परिवर्ती धारा बह रही है तो उसके कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है। अगर उसके समीप कोई दूसरी कुंडली हमारी रखी हुई है तो उसके कारण उसमें भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या वोल्टेज हमारा प्रेरित हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, पारस्परिक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो आगे में क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, यानी युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक क्या होता है, बोला दो कुंडलियों के बीच में अन्योन इंडक्टेंस की मात्रा प्रत्येक कुंडली के स्वप्रेरण और दोनों कुंडलियों के बीच पारस्परिक फ्लक्स की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारा अन्योन प्रेरण होता है, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, वो प्रत्येक कुंडली में स्वप्रेरण और दोनों कुंडलियों के बीच में पारस्परिक फ्लक्स की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो हमारे जो कॉइल हैं, इसमें क्या हुआ, दोनों में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो निर्भर करता है वो किस पर, दोनों अलग अलग कुंडली में जो हमारे स्वप्रेरणा उत्पन्न होते हैं और दोनों के बीच में जो पारस्परिक क्या होता है, फ्लक्स की मात्रा होती है, उन दोनों पर क्या करता है, हमारा निर्भर करता है कौन सा चीज, युग्मन गुणांक। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, फार्मूला क्या बोल सकते हैं, डिफिनीशन है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, हाँ, युग्मन गुणांक होता है, युग्मन गुणांक। ठीक है, युग्मन गुणांक क्या होता है, बोलता है के बराबर क्या होता है, के बराबर म्यूचुअल फ्लक्स बिटवीन टू कॉइल्स बटा में टोटल फ्लक्स सेटअप बाय वन कॉइल। ठीक है, यानी दोनों कॉइल के बीच में कितना हमारा फ्लक्स हमारा बना हुआ है और एक कॉइल में कितना हमारा क्या है, फ्लक्स सेटअप हुआ है, उसके अनुपात को क्या बोला जाता है, युग्मन गुणांक बोला जाता है। ठीक है, इसको लिख लेना है। ठीक है, युग्मन गुणांक बोल रहा है कि अधिकतम मान क्या है, एक हो सकता है जब कॉइल द्वारा स्थापित कुल फ्लक्स दूसरे कुंडली पर लिंक होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कॉइल में क्या है, जितना फ्लक्स हमारा इंड्यूस हुआ है, अगर पूरा का पूरा क्या है दूसरे कॉइल पर हमारा क्या हुआ, वो इंड्यूस हो गया, तो क्या होता है कि उसका जो मान होता है वो एक से अधिक होता है। ठीक है, आगे है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं कि अगर हमारा L1 और L2 विद एयर कोर, ठीक है, L1 और L2 के बीच में क्या है, हमारा एयर कोर है, तो जो उसका युग्मन गुणांक होगा वो क्या होता है, हमारा 0.1 होता है। ठीक है, और अगर क्या है हमारा इस तरह से एक कॉइल कोर है, उसके ऊपर में क्या किया है, दोनों L1 और L2 को लपेटा गया है, तो जो उसका हमारा होता है कि कपलिंग गुणांक जो होता है वो क्या होता है, 0.3 होता है। अगर सी प्रकार के आकार में अगर हमारा क्या किया गया है, कॉइल को लपेटा गया है, यानी इंडक्टर को बनाया गया है, तो इस कोर में क्या, इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो के का मान होता है, जो हमारा युग्मन गुणांक होता है वो हमारा 1 होता है। और अगर इस तरह से हमारा दो इंडक्टर को क्या किया गया है, एक दूसरे के लंबवत रखा गया है, तो क्या होता है, हमारा जो हमारा के का मान होता है वो 0 होता है, यानी कि इसके पास में क्या है, कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो रहा है एक में सप्लाई देने के बाद दूसरे में। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, ये वाला ज्यादा इफिशियंट होता है, हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसका भी करते हैं और इसका भी करते हैं। इस तरह के कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का क्या करा जाता है, निर्माण करा जाता है। ठीक है, तो आगे बोला है कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को अगर दो कॉइल में हो रहा है तो उसके लिए एक अन्योन प्रेरण का हमारा सूत्र है, उससे क्या करते हैं हम लोग, उसका पता लगाते हैं। तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, एम बराबर क्या होता है, के का मतलब होता है युग्मन गुणांक। ठीक है, और अंडर रूट क्या होता है हमारा L1 इंटू L2। ठीक है, तो जो हमारा अन्योन प्रेरणा होगा यम बराबर के, यानी युग्मन गुणांक अंडर रूट में L1 इंटू L2। ठीक है, इसे हम लोग क्या निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं। के क्या है, एक युग्मन गुणांक है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। L1 और L2 क्या है, हेनरी में इंडक्टेंस का मान है। एम क्या है, एम हेनरी में क्या है, अन्योन इंडक्टेंस है, यानी हमारा पारस्परिक इंडक्टेंस है। आगे हमारा सीरीज में प्रेरक। ठीक है, अगर हम प्रेरक को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, इंडक्टेंस के वांछित मान प्राप्त करने के लिए प्रेरकों को सीरीज में और समांतर में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम रजिस्टर को सीरीज और समांतर में जोड़ते थे, सीरीज और पैरेलल में जोड़ते थे अपने आवश्यक अनुसार रजिस्टर को प्राप्त करने के लिए, उसी तरीके से वांछित अगर इंडक्टेंस हमको प्राप्त करना है तो इंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं।
आगे है, नीचे चित्र दिया गया है, चित्र में जुड़े दो प्रेरक को दर्शाया गया है। प्रेरक के बीच की दूरी अधिक है ताकि दोनों कुंडलियों के बीच क्या है, पारस्परिक इंडक्टेंस क्या है, नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए सीरीज में हम इस तरह से जोड़ रहे हैं अपने दो इंडक्टर को, ठीक है, एक इंडक्टर यहाँ पर है हमारा और दूसरा क्या है, थोड़ी दूर पर क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, दोनों इंडक्टर का जो वैल्यू होता है वो टोटल इंडक्टर अगर हम देखेंगे तो L1 प्लस में क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंडक्टर के बीच में क्या है, पारस्परिक हमारा युग्मन नहीं हो रहा है, पारस्परिक इंडक्टेंस इसमें नहीं हो रहा है। इन दोनों में क्या है, सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस है। तो जब दोनों में सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो दोनों का इंडक्टेंस का मान क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम जो हमारा एक इंडक्टर है, अगर उसको क्या करा गया है, एकदम पास पास में रख दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, पास पास में रख दिया गया। मान लीजिए एक इंडक्टर को इस तरह से रखा गया है, उसके पास में क्या करा गया है, इस तरह से रखा गया है, तो इसके द्वारा जो फ्लक्स हमारा जनरेट होता है, ठीक है, और इसके द्वारा भी जो हमारा क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, दोनों के फ्लक्स क्या है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक क्या बनाते हैं, हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाने लगते हैं। दोनों में क्या होने लगता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होने लगता है। तब जो हमारा टोटल होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा हमारा LT बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस होगा क्या हमारा 2M। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा एक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, L1 L2 प्लस माइनस 2M। ठीक है, तो क्या हो, ये टोटल इंडक्टेंस है जब हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होने लगता है जब हम सीरीज में जोड़ते हैं किसी भी दो इंडक्टर को पास पास में। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला क्या रखना है, हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इंडक्टेंस का जो चैप्टर है खत्म हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया, इंडक्टेंस क्या, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रा क्या होता है, उसके बाद इसको सीरीज में जोड़ना, उसको पैरेलल में जोड़ना, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और इंडक्टर हमारा एनर्जी को स्टोर कैसे करता है। तो एक चीज और होता है कि अलग अलग कोर के आधार पर जो इंडक्टेंस का नाम अलग अलग होता है, उसको भी हमने देख लिया है कि इंडक्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी उसके कोर के आधार पर इंडक्टर का हमारा प्रकार बदल जाता है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग आराम से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन में डाल देगा ना तो हम उसको दोबारा भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, टॉपिक आसान है अपना, एक बार पढ़िएगा, दो बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता है आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इंडक्टर का क्लियर हो गया है। आगे हमारा चलेगा जो हमारा इसी में है पैसिव कंपोनेंट में, एक हमारा कैपेसिटर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।